दोपहर का 1 बजा था। राहिला बेगम सेहन में चटाई पर बैठी दोपहर की हांडी के लिए सब्जी काट रही थी कि अचानक बैरूनी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इनके हाथ वहीं रुक गए और लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। इन्हें लगा स्कूल से छुट्टी के बाद दिलावेज आ गई है। वो जल्दी से उठी, हाथ दुपट्टे से साफ किए और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मगर दरवाजा खोलते ही सामने नसीन फूफो और नरगिस चची को देखकर इनके चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। दोनों के तेवर देखकर वो एक लम्हे को ठिठक गई। नसीन फूफो ने अंदर कदम रखते ही बुलंद आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के लिए इनकार करने की? राहिला बेगम ने घबराकर दरवाजा बंद किया और उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। नसीन बाजी, आप बैठे तो सही, हम आराम से बात करते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? नरगिस चची ने भी फौरन बात संभालने की कोशिश की। हाँ बाजी, बैठ जाएं, आखिर बात ही तो बैठकर हल कर लेते हैं, बहुत कर ली तुम लोगों ने बात। नसीन फूफो ने तेज लहजे में कहा, मेरे भाई के मरने के बाद तुम्हें हमने किस इज्जत से अपने खानदान का हिस्सा बनाकर रखा। कभी तुम्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि तुम अकेली हो, और आज तुमने मेरे बेटे को यूं जलील कर दिया। आखिर कमी क्या है मेरे फहाम में? राहिला बेगम घबरा कर बोली, अल्लाह के लिए पहले बैठ जाएं, आपको मैं सब बताऊंगी। आप जो समझ रही हैं बात वैसी नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। नसीन फूफो ने हाथ झटक दिया। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और तुम यहाँ बैठकर मुझे समझा रही हो कि गुस्सा ना करो। बाजी, दिलावेज ने जो फैसला किया है इसकी अपनी कुछ वजूहात हैं। वजूहात? वो तंसी अंदाज में हंसी। अगर तुम्हारी बेटी 10-15 हजार की नौकरी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे बेटे को रिजेक्ट कर देगी, जो महीने के पूरे 40,000 कमाता है। 40,000? राहिला, और इसके अलावा हमारा अपना जाती घर है। बताओ कमी क्या है मेरे बेटे में? क्या कमी होनी थी तुम्हारी बेटी को? राहिला बेगम ने नजरें झुका ली। मैं आपके बेटे की बुराई नहीं कर रही, मगर क्या? नसीन फूफो ने बात काट दी। तुम लोगों ने तो आजकल की लड़कियों को सर पर चढ़ा रखा है। 2 पैसे क्या कमाने लगे, घर के रिश्ते इन्हें कमतर दिखाई देने लगते हैं। बस करें नसीन फूफो। अचानक उकब से आने वाली आवाज ने दोनों औरतों को खामोश कर दिया। दिलावेज तेजी से सहन में दाखिल हुई। इसने अपना बैग एक तरफ रखा और सीधी नसीन फूफो के सामने आकर खड़ी हो गई। इतना भी कोई शहजादा नहीं है आपका बेटा कि आप इसके 40,000 गंवा कर मेरी माँ से जवाब मांग रही हैं। राहिला बेगम के चेहरे पर परेशानी फैल गई। दिलावेज, तुम अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ। मगर दिलावेज ने माँ की तरफ देखे बगैर कहा, नहीं अम्मी, आज मुझे बात करने दें। हर बार आप ही क्यों इन लोगों के सामने जवाब देती हैं? नसीन फूफो ने इसे सर से पांव तक देखा, फिर सीने पर हाथ बांधकर बोली, मुझे पहले अंदाजा था कि ये इनकार तुम्हारी माँ ने नहीं, तुमने किया है। दिलावेज ने बेखौफ लहजे में जवाब दिया, हाँ मैंने किया है, और इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ ताकि दोबारा आपको गलत फहमी ना रहे कि मैंने आपके बेटे को सिर्फ इसलिए इनकार किया कि वो मुझे कम कमाता हुआ लगा। तो फिर क्यों किया? क्योंकि मैं ऐसे मर्द से शादी नहीं कर सकती जो छुट्टी के दिन गली की नुक्कड़ पर खड़ा होकर आने जाने वाली लड़कियों को आवाजें कसे और इन्हें छेड़े। नसीन फूफो का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं, हकीकत बता रही हूँ। दिलावेज की आवाज में जरा भी लर्जिश नहीं थी। और आपको क्या लगता है मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं? शराब वो पीता है, सिगरेट वो पीता है, गुटखा भी खाता है। आपके लिए शायद ये सब मामूली बातें हों, मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजार सकती जिसके किरदार पर मुझे हर किस्म पर शक रहे। मर्द ऐसा ही होता है बीबी। नसीम फूफो ने नखुद से कहा, तुम्हें अभी दुनिया का तजर्बा नहीं है, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। दिलावेज ने तल्खी से मुस्कुराकर कहा, नहीं फूफो, हर गलत चीज शादी के बाद ठीक नहीं हो जाती। बाजों का शादी के बाद वही गलतियां किसी औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। बड़ी आई असूल बताने वाली। नसीम फूफो ने एक कदम आगे बढ़ाया, जो तुमने इतना उछल रही हो ना, एक बात अपने जहन में बिठा लो, किस खुशफहमी में हो बीबी। गली मोहल्लों में रहने वाली लड़कियों के लिए शहजादे नहीं आते। तुम्हारे लिए अब कोई रिश्ता आएगा ही नहीं। सारी जिंदगी इस घर में पड़ी रहोगी और एक दिन इसी घर में सड़कर मर जाओगी। राहिला बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। बाजी, खुदा के लिए ऐसी बद्दुआ ना दे, बच्ची है अभी। मगर दिलावेज ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। ठीक है, मुझे कबूल है। अगर एक गलत आदमी को ठुकरा देने की कीमत ये है कि मुझे सारी जिंदगी अकेला रहना पड़े, तो मुझे ये कीमत भी मंजूर है। नसीम फूफो ने गुस्से से इसे एक घूरा, फिर राहिला बेगम की तरफ देखकर बोली, देख लिया तुमने अपनी तरबियत का नतीजा, अब संभालो अपनी बेटी को। राहिला बेगम कुछ कहने वाली थी कि दिलावेज ने साफ लहजे में कहा, अब आप यहाँ से जाएं, मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है। नसीम फूफो ने एक नजर राहिला बेगम पर डाली, जो वाकई अपना सर थामे खड़ी थी, फिर गुस्से से बड़बड़ाती हुई नरगिस चची के साथ बाहर निकल गईं। दरवाजा बंद होते दिलावेज ने फौरन अपनी माँ को सहारा दिया। अम्मी,
राहिला बेगम ने इसके कंधे पर सर रख दिया और आंखों से आंसू बह निकले। ये सब क्या है दिलावेश? तुमने इनकार किया तो मुझे बताया तक नहीं। दिलावेश ने माँ को मजबूती से गले लगा लिया। दफा करें अम्मी, इनका तो रोज का है, आज जरा ज्यादा शोर करके चली गई हैं। राहिला बेगम ने नम आंखों से इसे देखा। तुम्हें इनकी बातों का अंदाजा नहीं है दिलावेश, लोग इतनी आसानी से किसी लड़की को माफ नहीं करते। दिलावेश चल लम्हे खामोश रही, फिर माँ के आंसू अपने हाथ की पूंछ से साफ करते हुए धीरे से बोली, लोग मुझे माफ करें या ना करें अम्मी, बस आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपकी बेटी हूँ, आपके लिए कभी गलत फैसला नहीं करना चाहती। राहिला बेगम की आंखें फिर भर आईं। इन्होंने बेटी को अपने सीने से लगा लिया और बस इतना कह सकी, मुझे डर लगता है इस दुनिया से दिलावेश। दिलावेश ने माँ के कंधे पर सर रख दिया। और मुझे डर लगता है अम्मी, गलत इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारने से। इसलिए बस इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, अब आप अपना खाना बनाएं। ये कहकर वो चली गई थी, जबकि राहिला बेगम ने अपने सर में होती टीस को झटक कर खाना बनाने बैठ गई थी। दूसरी जानिब ड्राइंग रूम में बख्तियार साहब अकेले सोफे पर बैठे मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। कमरे का दरवाजा खुला तो इन्होंने बेख्तियार निगाह उठाई। सिकंदर अमीर अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर सख्ती और निगाहों में वही बेनियाजी थी जो इसकी तबीयत का खासा थी। बख्तियार साहब ने मोबाइल एक तरफ रखा और सीधे होकर बैठ गए। सिकंदर चलता हुआ इनके सामने आया और बगैर किसी तमहीद के सोफे पर बैठ गया। चलमों की खामोशी के बाद इसने सर्द मगर पुररोब लहजे में कहा, खान कंस्ट्रक्शन की मीटिंग आपने क्यों ज्वाइन नहीं की? आप अच्छे से जानते हैं वो मीटिंग मेरे लिए कितनी अहम थी। बख्तियार साहब, इन्होंने इसके चेहरे को देखा, मुझे मालूम है। तो फिर आप गए क्यों नहीं? सिकंदर की आवाज में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। आपको अंदाजा है आपके ना आने की वजह से मुझे कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है? एक फोन करके भी बता सकते थे कि आप नहीं आएंगे। बख्तियार साहब ने गहरी सांस ली और कदरे तल्ख मुस्कुराहट की इनके लबों पर आई। जिस दिन तुम मुझे बाबा कहोगे सिकंदर, इस दिन मैं तुम्हारी हर बात मान लिया करूंगा। सिकंदर की पेशानी पर बल बढ़ गए। बात तो जज्बाती बनाने की जरूरत नहीं। जज्बाती मैं नहीं बना रहा, तुम बना रहे हो। बख्तियार साहब का लहजा अब संजीदा हो चुका था। और रही खान कंस्ट्रक्शन की मीटिंग में ना आने की बात, तो वजह तुम्हारा रवैया। तुम जाने से पहले अपनी माँ से किस लहजे में बात करके गए थे, याद है तुम्हें? ये मेरा और उनका जाती मामला है। आप हमारे जाती मसले को कारोबार के बीच में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, मेरी बीवी भी हैं। बख्तियार साहब की आवाज में पहली बार सख्ती आई। और तुमने जिस तरह इनसे बात की, इसके बाद मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर कोई कारोबारी फैसला करूं। सिकंदर ने बेजारी से रुख बदला। इन्होंने भी तो गलत बात की थी। क्या गलत कहा था? वो चाहती है मैं स्कूल में ट्रस्टी बनकर जाऊं। तो इसमें गलत क्या है? बख्तियार साहब ने फौरन पूछा। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपने कारोबार के लिए कुछ वक्त इस इदारे को भी दो। सिकंदर ने हल्की सी तंजिया हंसी। मैं क्यों जाऊं किसी स्कूल में? जब मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है तो मैं फजूल में अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? आपको पता है वक्त की कितनी कीमत होती है बख्तियार साहब? शर्म करो सिकंदर। बख्तियार साहब का लहजा एकदम बुलंद हुआ। बाप हूं तुम्हारा, मुसलसल मेरा नाम ले रहे हो? सिकंदर ने इनकी आंखों में आंखें डाल दी। आपने काम ही ऐसा किया कि मुझे मजबूरन नाम लेना पड़ रहा है। बख्तियार साहब चंद लम्हे इसे देखते रहे, फिर धीमे मगर फैसला कौन लहजे में बोले, तो मुझे भी तुम किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मेरा दिल नहीं चाह रहा था मीटिंग अटेंड करने का, मैं नहीं आया बस। वो जरा आगे झुके। और एक बात याद रखो, शहर भर में जो दहशत तुमने बिठा रखी है ना, इसे थोड़ा कम करो। हर मसला ताकत से हल नहीं होता। आखिर मरकर हम सब ने इसी मिट्टी में जाना है सिकंदर। सिकंदर खामोश बैठा रहा। बख्तियार साहब ने नजरें इस पर जमाए रखी। और अब जाओ, अपनी माँ से माफी मांगो। इनसे कहो कि तुम ट्रस्टी की हैसियत से स्कूल जाओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने मशवरा नहीं दिया, हुक्म दिया है और मैंने जवाब दे दिए। सिकंदर उठने लगा तो बख्तियार साहब की आवाज पीछे से आई, याद रखना सिकंदर, मैं भी तुम्हारा बाप हूं। तुम्हें इस प्रॉपर्टी के लिए इतना रुलाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है। सिकंदर रुक गया, फिर आहिस्ता से पलटकर बोला, प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, आप मुझे नहीं रुला सकते। और मैं किसी कीमत पर ट्रस्टी बनकर स्कूल नहीं जाऊंगा, ना अपनी माँ से माफी मांगूंगा। इसकी आवाज में ऐसी कतियत थी कि बख्तियार साहब चंद लम्हे के लिए इसे देखते रह गए। जो कर सकते हैं कर लीजिए। मैं आपको ये बताने यहाँ आया था कि जिस तरह आपने मेरी कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, ऐसे याद रखिएगा मैं आपको ऐसा नुकसान दूंगा जिसे आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी। ये कहते वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिकंदर, बख्तियार साहब ने पुकारा, मगर वो एक लम्हे को भी नहीं रुका। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में यकायक ऐसी खामोशी उतर आई जिसमें बख्तियार साहब को अपने अल्फाज गूंजते महसूस हुए। वो वहीं बैठे रहे, नजरें दरवाजे पर जमी थी। फिर इनके चेहरे की सख्ती आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी।
आंखों में नमी उतर आई। एक आंसू खामोशी से रुखसार पर बह निकला। इन्होंने हाथ से इसे साफ करने की कोशिश भी नहीं की। सामने खाली जगह को देखते हुए इनके दिल में एक ही सवाल उठा था, आखिर इस लड़के को इतना सर्द, इतना जिद्दी और इतना बेहिस बनाने वाला कौन था? जवाब भी वो खुद ही थे। इन्होंने खुद ही हर बार इसे मोहब्बत की बजाय इख्तियार दिया था, बात समझाने की बजाय हुक्म दिया था, और बाप बनने की बजाय से बाख्तियार शख्स बनकर इसके सामने खड़े रहे थे। आज सिकंदर की आंखों में अपने लिए जो नफरत इन्होंने देखी थी, वो किसी दुश्मन की नफरत नहीं थी, वो एक ऐसे बेटे की नफरत थी जिसने शायद कभी अपने बाप की मोहब्बत को महसूस ही नहीं किया था। बख्तियार साहब ने आंखें बंद कर ली। सीने में उठने वाली कसक के साथ इनके लबों से बेख्तियार निकला, मैंने तुझे क्या बना दिया सिकंदर? अगर अब इनके पास कोई जवाब नहीं था। एक हफ्ते बाद दिलावेज पिछले 1 माह से प्रिंसिपल के हुक्म पर सिकंदर मीर के स्कूल आने की तैयारियां कर रही थी। इसकी माहाना तनख्वाह महज 15,000 रुपए थी, मगर अपने काम के मामले में वो कभी हिसाब किताब नहीं करती थी। सिकंदर मीर के इस्तकबाल के लिए अब तक वो अपनी जेब से 8,000 रुपए खर्च कर चुकी थी। कभी फूल, कभी बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें, कभी इस्तकबालिया की सजावट, हर इंतजाम की जिम्मेदारी जैसे इसने अपने कंधों पर थी। वो जानती थी कि ये सब इसके लिए कोई जाती फायदा नहीं था, मगर वो चाहती थी कि स्कूल का नाम बढ़े, और अगर सिकंदर में वाकई ट्रस्टी बनकर स्कूल को कुछ सहूलतें दे दी तो इन बच्चों के लिए बहुत कुछ बदल सकता था। सुबह 9 बजे से वो स्कूल के मरकजी दरवाजे पर एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी थी। इसने घड़ी देखी, 10 बज गए थे, फिर 10:30, और जब 11 बजे तो इसके चेहरे पर सुबह से ठहरी हुई उम्मीद की जगह बेजारी ने ले ली। आखिरकार इसने गुलदस्ता मजबूती से थामा और प्रिंसिपल के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। सर, सिकंदर मीर अभी तक नहीं आए। प्रिंसिपल ने नजरें उठाकर इसे देखा और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोले, मिस दिलावेज, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, अभी अभी इनकी वालदा से मेरी बात हुई है। सिकंदर साहब ने इन्हें स्कूल आने से मना कर दिया। दिलावेज जैसे एक लम्हे के लिए अपनी जगह मुंजमद हो गई। मना कर दिया है? जी। प्रिंसिपल ने अफसोस से सर हिलाया, मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मेरी वजह से आपने पूरा 1 महीना इस काम में लगा दिया, अपना वक्त भी जाया किया और पैसे भी खर्च किए। आपने जो कुछ भी खर्च किया है इसकी एक मुकम्मल लिस्ट मुझे दे दीजिएगा, मैं आपके पैसे अदा कर दूंगा। दिलावेज की उंगलियां गुलदस्ते के डंडल पर सख्ती से जम गईं। जी। इसके मुंह से सिर्फ इतना निकला। प्रिंसिपल ने नरमी से कहा, आप जाकर बाकी काम देख लें मिस दिलावेज। वो कुछ कहे बगैर पलटी और कमरे से बाहर निकल आई। इसके अंदर गुस्सा इस तेजी से उठ रहा था कि आंखों की सफेदी तक सुर्ख होने लगी। सीधी स्टाफ रूम में पहुंची तो वहां कोई मौजूद नहीं था। इसने हाथ में पकड़ा हुआ भारी गुलदस्ता पूरी कुव्वत से एक तरफ फेंक दिया। फूल बिखर कर फर्श पर जा गिरे। दिलावेज ने दोनों हाथ कमर पर रखे और चल में गहरे गहरे सांस लेती रही। उठ, 8,000 रुपए। इसने दांत भींच कर जेरे लब कहा, पूरे 8,000। इसने अपना पर्स उठाया और किसी को जवाब दिए बगैर स्कूल से बाहर निकल गई। इस वक्त इसके जहन पर गुस्सा इस कदर हावी था कि इसे रास्ते की कोई परवाह नहीं थी। मेन रोड पर आकर वो एक रिक्शे में बैठी थी और मीर इंडस्ट्रीज की तरफ रवाना हो गई। एक तवील सफर के बाद जब वो मीर इंडस्ट्री के वसीओ अरीज दफ्तर के सामने पहुंची तो इसने रिक्शा रुकवाया, पैसे अदा किए और तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने इसे देखकर फौरन पूछा, जी मैम, आप किससे मिलना चाहती हैं? दिलावेज ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर पूछा। सिकंदर मीर किस फ्लोर पर मिल सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने हैरत से इसे देखा। आपको सिकंदर सर से क्या काम है? आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो कहाँ मिलेंगे, एक जरूरी काम है। इसके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि लड़की ने बेख्तियार सीधा होकर जवाब दिया, 3rd फ्लोर पर है, लेकिन आप इनके पास नहीं जा सकती, पहले अपॉइंटमेंट। दिलावेज ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले रुख मोड़ लिया। मैम 1 मिनट, आप अंदर नहीं जा सकती। वो तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट भी इसके पीछे दौड़ी, मगर तब तक लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे। चंद लम्हों बाद दिलावेज 3rd फ्लोर पर पहुंची। सामने शीशे से बने कमरे के अंदर सिकंदर मीर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ कागजात देख रहा था। दिलावेज के कदम तेज हो गए। पीछे से वही रिसेप्शनिस्ट भी भागती हुई फ्लोर पर पहुंची। मैम प्लीज, सर ने इजाजत नहीं दी है। दिलावेज ने इसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। इसने आगे बढ़कर दरवाजे का हैंडल पकड़ा और बगैर दस्तक दिए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। सिकंदर ने फौरन नजरें उठाई। सामने मौजूद लड़की को देख दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज हुई थी। दिलावेज सीधी इसकी मेज के सामने जाकर खड़ी हो गई और बुलंद आवाज में बोली, आप समझते क्या है खुद को? सिकंदर ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ इसे देखता रहा। दिलावेज ने गुस्से से इसे पर्स का पट्टा कंधे पर दुरुस्त किया। मैंने अपनी तनख्वाह के पूरे 8,000 रुपए आपके इस्तकबाल पर खर्च कर दिए।
पूरे 8,000, और आप यहाँ आराम से बैठे हैं जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दरवाजे पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट घर आकर बोली, सर मैंने इनको बहुत रोका था लेकिन ये सुन नहीं रही थी। सिकंदर ने महज हाथ के एक इशारे से इसे बाहर जाने का कहा। लड़की फौरन खामोश हुई और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। कमरे में अब सिर्फ दिलावेज, सिकंदर और मेज के दूसरी जाने बैठा एक शख्स रह गए थे। सिकंदर ने इसे भी हाथ के इशारे से बाहर जाने का कहा। वो शख्स फौरन उठा और कमरे से निकल गया। सिकंदर ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और पहली मर्तबा पूरी तवज्जो से दिलावेज को देखा और इससे निहायत पुरसकून लहजे में पूछा, आपको पता भी है मैं कौन हूँ? दिलावेज ने फौरन जवाब दिया, मुझे कोई गर्ज नहीं है कि आप कौन हैं। वो एक कदम आगे बढ़ी। मुझे सिर्फ ये पता है कि स्कूल में कितने गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो पिछले 1 महीने से सिर्फ इस उम्मीद पर थे कि सिकंदर मीर आएंगे और इनके स्कूल को ट्रस्ट देंगे। इन बच्चों को उम्मीद थी कि शायद इसके बाद इनके क्लासरूम में पंखे लग जाएंगे, शायद गर्मी में इन्हें किताबों पर झुककर पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। इसकी आवाज में गुस्सा अब दुख से मिलने लगा था। मैं इन बच्चों के चेहरों पर वो खुशी देखना चाहती थी, इसलिए मैंने आपका इस्तकबाल इतना शानदार करने की कोशिश की थी कि आपको देखकर खुद एहसास होगा कि इस जगह को आपकी जरूरत है। मैं चाहती थी कि आप यहाँ आए, बच्चों को देखें, इनकी हालत देखें और कम से कम इतना पैसा देकर जाएं कि इनके स्कूल में कुछ बेहतर हो सके। सिकंदर की निगाहें अब भी इसके चेहरे पर जमी थीं। दिलावेज ने एक तल्ख सांस ली, लेकिन आप आए नहीं क्योंकि आपको गरीबों का एहसास नहीं है। आप सिर्फ अपने एसी के कमरे में बैठकर आराम कर सकते हैं, इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते जिन्हें वाकई आपकी जरूरत है। सिकंदर चंद में बिल्कुल खामोश रहा, फिर इसने आहिस्ता से अपनी कुर्सी के बाजों पर हाथ रखा और अपनी जगह से खड़ा हो गया और इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। दोनों के दरमियान महज चंद कदम का फासला था, मगर दिलावेज के चेहरे पर अब भी खौफ या झिझक का कोई निशान नहीं था। सिकंदर ने इसे चंद लम्हे खामोशी से देखा, फिर कदरे सर्द मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं कोई सरकारी ओहदेदार नहीं हूँ मोहतरमा, जो आप मुझे इस तरह ताने दे रही हैं कि मैं एसी के कमरे में बैठकर मजे कर रहा हूँ। मैंने अगर कमाया है तो अपना आराम तो देखूंगा ना, ये मेरा हक है। दिलावेज ने बिना झिझक इसकी आंखों में देखा। बेशक देखें, मैं आपको अपना आराम करने से नहीं रोक रही। आपने मेहनत की है, कमाया है, आपको हक है कि आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारें। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ, पूछें, आपने स्कूल आने का वादा क्यों किया था? सिकंदर की भवें जरा सी उठी। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल सीधा है, अगर आपको आना ही नहीं था तो वादा क्यों किया? आपने प्रिंसिपल को यकीन दिलाया, इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने 1 महीना आपके इस्तकबाल की तैयारी की और आखिर में पता चला कि आपने आने से मना कर दिया। आप सिर्फ ये बता दें कि आप आए क्यों नहीं। सिकंदर ने चंद लम्हे से देखा, फिर बेनियाजी से बोला, यानी आपको इस बात का दुख है कि आपके 8,000 रुपये जाया हो गए। दिलावेज के चेहरे पर नागवारी फैल गई। चूल्हे में गए ऐसे पैसे? और सिकंदर की निगाह एक लम्हे को इसके चेहरे पर ठहर गई। मुझे अपने पैसों का दुख नहीं है, मुझे इन बच्चों का दुख है जिन्होंने आपके आने की उम्मीद लगा रखी थी। आपको अंदाजा भी है वो बच्चे कितने मजबूर हैं, इतनी मुश्किल से पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं। कई बच्चों के पास मुनासिब जूते तक नहीं होते, किताबें संभाल कर लाते हैं और आप जानते हैं इनके क्लासरूम में क्या है? एक पंखा तक नहीं। इसकी आवाज भरा गई मगर लहजा कमजोर नहीं हुआ। वो बच्चे इस उम्मीद पर बैठे थे कि सिकंदर मीर आएंगे, स्कूल को ट्रस्ट देंगे, शायद इनके कमरे में पंखा लग जाए, शायद इन्हें इस शदीद गर्मी में कुछ आसानी मिल जाए। आप इनकी आंखों में वो उम्मीद देखते तो शायद आज यहाँ बैठकर इतनी आसानी से ये ना कहते कि 8,000 जाया हो गए। सिकंदर का चेहरा बज़ाहिर वैसा ही रहा, मगर एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में कोई पुराना अक्स लहराया, जैसे किसी बहुत दूर के वक्त ने अचानक इनके अंदर दस्तक दी हो। एक तंग सा कमरा, गर्मी, पसीने में भीगा हुआ एक बच्चा और छत की तरफ उठती हुई बेबस निगाहें। मगर अगले लम्हे इसने एक पलक झपक कर वो मंजर खुद से दूर कर दिया। आपको नहीं मालूम मोहतरमा, आप यहाँ आकर जिस तरह शोर कर रही हैं, इस हरकत की वजह से आपसे नौकरी जा सकती है। दिलावेज ने एक लम्हे के लिए से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। मुझे कोई गर्ज नहीं, मुझे एक नौकरी जाएगी तो 1000 और मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों के चेहरों पर जो उम्मीद थी वो दोबारा नहीं मिलेगी। आप अपनी नौकरी को इतना मामूली समझती हैं? नहीं, मैं अपनी नौकरी को मामूली नहीं समझती, इसलिए तो 8,000 रुपये अपनी तनख्वाह में से खर्च किए थे। लेकिन मेरे लिए नौकरी से ज़्यादा अहम यह है कि मैं जिस जगह काम करती हूँ वहाँ मेरे सामने किसी बच्चे की ज़रूरत हो और मैं इसे नज़रअंदाज कर दूँ। सिकंदर खामोश रहा। दिलावेज ने अपना पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुककर आखिरी बात पलट कर इसे देखा। खैर, आप जिसे अमीरजादों के सामने ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। आप लोगों के लिए गरीब आदमी सिर्फ एक आदत होता है, एक जरूरतमंद, एक मामूली सा चेहरा। आप इस दर्द को नहीं समझ सकते क्योंकि आपने कभी तंग दस्ती में जिंदगी नहीं गुजारी। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सिकंदर अपनी जगह खड़ा इसकी पुश्त को देखता रहा। दरवाजा बंद हो गया।
مگر اس کی آواز جیسے ابھی تک کمرے میں موجود تھی۔ آج تک اس کے باپ کے سوا کسی شخص میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، وہ بھی اس بے خوفی سے۔ دلاویز نے اس کے عہدے کی پرواہ نہ کی، نہ دولت کی، نہ اس کی شخصیت کی روب کی۔ اسے جو کہنا تھا کہہ کر گئی تھی۔ سکندر نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی عورت کی بے باکی سے ناگوار گزرنے کی بجائے اس کے ذہن میں ٹھہر گئی ہے۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بے اختیار سوچنے لگا، عجیب لڑکی ہے۔ اور یہ اعتراف اسے خود اپنے لیے بھی ناگوار تھا کہ وہ پہلی بار کسی عورت سے متاثر ہوا تھا اور اسکول جانے کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے نہیں کہ ان غریب بچوں کے کمرے میں پنکھا لگے، بلکہ اس لیے کہ وہ دوبارہ اس لڑکی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن سکندر میر اسکول کے پرنسپل روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میز پر ایک بھاری رقم رکھی تو پرنسپل صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہ گئے، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سر، مجھے واقعی یقین نہیں ہو رہا کہ آپ خود یہاں آئے ہیں۔ سکندر نے قدرے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ میرے آنے پر اتنا حیران ہونے کی کیا وجہ ہے؟ پرنسپل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وجہ یہ ہے کہ کل ہماری ایک ٹیچر مس دلاویز نے آپ کے استقبال کی بہت تیاریاں کی تھیں۔ صبح سے دروازے پر کھڑی آپ کا انتظار کرتی رہیں۔ بعد میں جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ نہیں آ رہے تو وہ بہت مایوس ہوئیں۔ بلکہ سچ کہوں تو ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کا استقبال بھی مناسب طریقے سے نہیں کر سکے۔ سکندر نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، آپ انہیں بلائیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ دلاویز نام کچھ سنا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر وہ سر جھٹک گیا۔ پرنسپل صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مس دلاویز کو؟ جی۔ اس ایک لفظ میں ایسی قطعیت تھی کہ پرنسپل نے مزید سوال نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً فون اٹھایا اور دلاویز کو اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سر، آپ نے بلایا؟ دلاویز اندر داخل ہوئی تو اگلے ہی لمحے اس کی نظر میں سامنے بیٹھے سکندر میر پر پڑی۔ قدم ایک لمحے کو ٹھہر گئے۔ کل کی تلخ ملاقات جیسے اچانک اس کے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ سکندر بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دلاویز نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سکندر نے مختصر جواب دیا۔ پرنسپل صاحب نے دونوں کے درمیان موجود خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے فوراً کہا، مس دلاویز، یہ سکندر میر ہے۔ کل اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے اسکول نہیں آ سکے تھے، لیکن آج خود آئے ہیں اور انہوں نے اسکول کے لیے ایک خاصی رقم بھی دی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کل آپ نے ان کے استقبال کے لیے کس طرح تیاریاں کی تھیں۔ دلاویز کچھ نہ بولی، اس کی نظریں سکندر پر تھیں، مگر چہرے پر حیرت اور احتیاط دونوں نمایاں تھے۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر کہا، میں کل کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ دلاویز کے لب ہلے ہی تھے کہ وہ دوبارہ بولا، اور شاید آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ آج میں آیا ہوں تو آپ میرا استقبال نہیں کر پا رہے۔ دلاویز نے جواب دینے کے لیے لب کھولے تھے کہ اسی لمحے اس کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو امی کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ امی، اس نے بے اختیار زیر لب کہا اور فوراً کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے جو آواز آئی اسے سنتے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، سنتی رہی، پھر گھبرا کر بولی، آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی آ رہی ہوں، پلیز آپ میری امی کا خیال رکھیے گا، میں بس پہنچ رہی ہوں۔ کال بند کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ موبائل مضبوطی سے پکڑ کر پلٹی۔ سر، اس کی آواز بھرا گئی، میری امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، محلے کے لوگ انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، کیا میں گھر جا سکتی ہوں؟ پرنسپل صاحب فوراً اپنی کرسی سے اٹھے۔ جی بالکل، آپ فوراً آ جائیں، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کیجیے گا۔ دلاویز نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ بھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ سکندر کی آواز سنائی دی، 1 منٹ۔ دلاویز رک گئی۔ سکندر اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ چکا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بولا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ دلاویز نے بے چینی سے سر ہلا دیا۔ میری امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ سکندر کے چہرے کی سختی ایک لمحے کو غائب ہوئی۔ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ دلاویز نے نفی میں سر ہلائے۔ نہیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ دلاویز نے جیسے اس کی بات سنی نہ ہو، ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، امی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسے اس وقت یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ کل اسی شخص کے سامنے کھڑی ہو کر اسے بے حس کہہ چکی تھی، نہ یہ کہ آج وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے جا رہی تھی۔ دروازے تک انہیں جاتا دیکھ کر پرنسپل صاحب چند لمحے ساکت کھڑے رہے۔ سکندر میر، جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، آج خود ایک ٹیچر کو اس کی بیمار ماں کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ انہوں نے حیرت سے سر ہلایا، پھر کچھ سوچ کر فوراً فون اٹھایا اور بختیار صاحب کا نمبر ملا دیا۔ السلام علیکم سر، ایک عجیب بات آپ کو بتانی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ دوسری جانب کچھ دیر بعد ایمرجنسی وارڈ کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دلاویز کی نگاہ سامنے بستر پر پڑی، اپنی ماں پر جا ٹھہری۔ راحیلہ بیگم بے چین سی لیٹی تھیں،
चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी और सीने के साथ लगी मशीन इनकी धड़कनों की खबर दे रही थी। अम्मी! दिलावेज के हलक से एक चीख निकली और वो तकरीबन भागती हुई इनके पास पहुंची। इसने इनका हाथ दोनों हाथों में थाम लिया। अम्मी आंखें खोलें। देखें मैं आ गई हूँ। अम्मी मुझे देखें ना। आपको क्या हुआ है? इसकी आवाज लर्ज रही थी। आप मुझसे नाराज हैं क्या? अच्छा मैं आपसे कभी बहस नहीं करूंगी, आप जो कहेंगी मानूंगी, बस एक बार आंखें खोल दें। सिकंदर भी इसके पीछे वार्ड में दाखिल हुआ, मगर राहिला बेगम ने नजर पड़ते इसके कदम अचानक रुक गए। वो औरत, वो चेहरा चंद लम्हों के लिए इसकी निगाहों के सामने जैसे 15 बरस पुराना जमाना जिंदा हो गया। एक छोटा सा बच्चा, एक ममता भरा चेहरा, किसी की उंगली थामे चलते कदम, और फिर अचानक छिन जाने वाली वो हस्ती जिसे वो बरसों से सिर्फ यादों में ढूंढता आया था। इसके होंठ कांपे। अम्मा! आवाज इतनी धीमी थी कि शायद सिर्फ इसे खुद सुनाई दी। अगले लम्हे वो जैसे अपने आप से बेखबर होकर बिस्तर की तरफ बढ़ा। अम्मा खानिम! इसके लहजे में ऐसी तड़प थी कि दिलावेज ने भी हैरत से पलटकर इसे देखा। अम्मा आंखें खोले। सिकंदर ने झुककर इनका हाथ थाम लिया। अम्मा, मैं हूं आपका मीर। जैसे किसी बहुत दूर की दुनिया से आवाज राहिला बेगम के कानों तक पहुंची हो। इनकी पलकें हिली, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुली। धुंधली निगाह सामने खड़े सिकंदर के चेहरे पर ठहरी तो इनके होंठ बेख्तियार लर्ज उठे। क्या तुम मेरे मीर हो? सिकंदर की आंखें भर गईं। जी अम्मा, मैं हूं। राहिला बेगम की उंगलियां इसके हाथ पर मजबूत होने की कोशिश करने लगीं। मेरे छोटे मीर। इनकी आवाज में बरसों की जुदाई सिमट आई थी। सिकंदर ने फौरन इनका हाथ अपने माथे से लगा लिया। अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था? आपको मालूम है मैंने आपको कितना ढूंढा? 15 साल, पूरे 15 साल अम्मा। आपको अंदाजा है मैं किस कैफियत में जी रहा था। मुझे हर चेहरे में आप नजर आती थी। हर औरत को देखकर लगता था शायद वो आपको जानती हो। मुझे आपकी जरूरत थी अम्मा, बहुत जरूरत थी। राहिला बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। मेरा वक्त शायद आ गया है। मीर, ऐसी बात मत करें। सिकंदर ने फौरन इनकार में सर हिलाया। आपको कुछ नहीं होगा। मैं भी आपको सबसे बड़े अस्पताल ले जाऊंगा, दुनिया का बेहतरीन इलाज कराऊंगा। जितने पैसे चाहेंगे, जितना इलाज होगा, मैं सब कराऊंगा। बस आप मुझे छोड़कर जाने की बात ना करें। राहिला बेगम ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ दिलावेज की तरफ देखा। मेरे पास वक्त बहुत कम है। नहीं अम्मा, सिकंदर की आवाज टूट गई। आपको कुछ नहीं होगा। सुनो। राहिला बेगम ने इसका हाथ दबाकर इसे अपने करीब किया। शायद अल्लाह ने तुम्हें आज मेरे पास इसलिए भेजा है कि मैं अपनी आखिरी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले कर सकूं। सिकंदर की निगाह दिलावेज की तरफ उठी। मेरी दिलावेज, राहिला बेगम ने बामुश्किल कहा, ये दुनिया और इसके लोग बहुत जालिम है। इसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसका कोई नहीं है मेरे बाद। अम्मी, मैं हूं ना। दिलावेज फौरन इनके करीब झुक गई। मैं हूं आपके पास, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। राहिला बेगम ने बेटी के सर पर कांपता हुआ हाथ रखा। इसलिए तो कह रही हूँ, इसे अपनी पनाह में ले लो। मीर, इसे तन्हा मत छोड़ना। सिकंदर जैसे अपने वजूद समेट कर इस एक जुमले के सामने खड़ा रह गया। अम्मा, मैं अपनी दिलावेज की जिम्मेदारी तुम्हारे सपुर्द कर रही हूँ, वादा करो। इनकी सांस उखड़ने लगी। वादा करो तुम इससे कभी बेसहारा नहीं होने दोगे। सिकंदर ने फौरन इनका हाथ थाम लिया। वादा करता हूँ, आप फिक्र न करें, मैं दिलावेज को कुछ नहीं होने दूंगा। आप बस आंखें खुली रखें। राहिला बेगम ने दिलावेज को देखा, फिर सिकंदर को। इनके लब हिले मगर आवाज ना निकली। अचानक इनके सीने में एक झटका सा उठा। इन्होंने एक हिचकी ली, फिर दूसरी और तीसरी हिचकी के साथ इनका हाथ सिकंदर की गिरफ्त में ढीला पड़ गया। अम्मा, सिकंदर की आवाज जैसे खला में गुम हो गई। दिलावेज ने इनका चेहरा थाम लिया। अम्मी, कोई जवाब नहीं आया। अम्मी, इसकी चीख पूरे वार्ड में फैल गई। अम्मी आंखें खोलें। अभी तो आप मुझसे बात कर रही थी। अम्मी प्लीज, मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। डॉक्टर और नर्सें फौरन करीब आ गईं। दिलावेज को पीछे हटाया गया। बेटा, एक तरफ हो जाएं। नहीं, मेरी अम्मी को कुछ नहीं हुआ। आप इन्हें देखें। अभी तो इन्होंने आंखें खोली थी। अभी तो मुझसे बात की थी। डॉक्टर ने मुआयना किया, चलमों तक कोशिश की, फिर इसकी निगाह दिलावेज से मिली। मुझे अफसोस है। दिलावेज ने फौरन सर झटक दिया। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मेरी अम्मी नहीं जा सकती। आप दोबारा देखें प्लीज, डॉक्टर ने धीरे से कहा। वो अब नहीं रही। नहीं, इसके लबों से बेआवाज निकला। अगले लम्हे वो अपनी माँ के सीने से लिपट गई। अम्मी उठे ना। आपने कहा था मैं अकेली नहीं होंगी। आपने मुझे छोड़ने का वादा नहीं किया था। अम्मी, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मुझे डर लगता है। प्लीज आंखें खोल दें। दूसरी तरफ सिकंदर बिल्कुल साकित खड़ा था। इसकी आंखें राहिला बेगम की बेजान चेहरे पर जमी थी, जैसे जिसम में जान हो मगर रूह कहीं बहुत पीछे रह गई हो। इसने आहिस्ता से अपना हाथ देखा, जिसमें चंद लम्हे पहले तक इसकी माँ का हाथ था। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो इन्हें पूछने के लिए भी नहीं हिला। 15 साल बाद माँ मिली। इसने चंद लम्हों में दोबारा मस्कीन कर दिया था, और जाते जाते इसके हाथ में एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई थी जिसका नाम दिलावेज था।
वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इसने खड़े होकर खुद तमाम तदफीन के मामला देखे थे। 1 हफ्ता गुजर गया था मगर दिलावेज के लिए वक्त जैसे वहीं रुक गया था। जहां अस्पताल के बिस्तर पर इसकी मां ने आखिरी सांस ली थी, ना इसके दिन का होश था ना रात का। खाने की प्लेट सामने रखी जाती तो वो इसे छूती तक नहीं थी। कोई बात करने आता तो खामोश नजरों से सामने देखती रहती। नरगिस चची अपनी इस्तात के मुताबिक इसकी देखभाल कर रही थी मगर दिलावेज जैसे अपने अंदर बहुत दूर जा चुकी थी। वो इसी तरह बिस्तर के किनारे बैठी अपनी माँ की एक पुरानी चादर को उंगलियों में पकड़े हुए थी कि कमरे का दरवाजा खुला और नसीम फूफो अंदर दाखिल हुई। इनकी आमद के साथ ही कमरे की खामोशी में इनकी आवाज गूंजी, तुम इस काबिल तो नहीं हो कि तुम्हें अपनी बहू बना सकूं, मगर तुम्हारे मरहूम बाप और माँ का लिहाज है, इसलिए आज भी तुम्हें अपने बनाने आई हूँ। दिलावेज ने कोई जवाब नहीं दिया। नसीम फूफो ने इसकी खामोशी को अपनी बात की कामयाबी समझा और मजीद सख्त लहजे में बोली, चलो अब उठो, मौलवी साहब आने वाले हैं, आज तुम्हारा निकाह मेरे फाहाम से होगा। अकेली तो तुम यहाँ नहीं रह सकती, नरगिस कब तक तुम्हारे साथ बैठी रहेगी? कल को लोग बातें बनाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, इससे बेहतर है इज्जत से मेरे घर चलो। दिलावेज की उंगलियां चादर पर जम गईं। कई दिनों बाद इसने आहिस्ता से सर उठाया। आंखें रोने से सूजी हुई थी मगर इनमें वही पुरानी चिंगारी अब भी कहीं बाकी थी। आपके हक में बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। नसीम फूफो के चेहरे पर नागवारी आई। मुझे हुक्म दे रही हो? दिलावेज की आवाज धीमी थी मगर एक एक लफ्ज वाजे था। ये परिंदा जख्मी जरूर हुआ है फूफो, लेकिन अभी उड़ना नहीं भूला। मुझे मेरी जुबान इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करें। नसीम फूफो तंजी अंदाज में हंसी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। क्या है तुम्हारे पास? ना ऐसी खूबसूरती जिस पर नाज करो, ना दौलत जिसके बल पर इतनी अकड़ दिखाओ। अब तो माँ भी नहीं रही, बताओ कौन करेगा तुमसे शादी? मेरे फहाम से बेहतर रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करो और खामोशी से तैयार हो जाओ। दिलावेज के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजियत उभरी मगर इसने जवाब देने के बजाय नजरें फेर ली। नसीम फूफो ने इसे दोबारा मुखातिब किया, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, वरना एक लफ्ज और। दरवाजे के करीब आने वाली आवाज ने इसका जुमला वहीं काट दिया। और अगर आपने एक लफ्ज भी मजीद कहा तो इस घर को आपके लिए कब्र बना दूंगा। नसीम फूफो चौंक कर पलटी। दरवाजे पर सिकंदर मीर खड़ा था, सियाह लिबास में बुलंद कामत, चेहरे पर ऐसी सख्ती कि एक लम्हे के लिए नसीम फूफो की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। सिकंदर ने इनकी तरफ देखते हुए दोबारा कहा, मैंने कहा एक लफ्ज और नहीं। तुम? नसीम फूफो ने खुद को संभालते हुए पूछा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? सिकंदर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसका मुहाफिज। इसकी निगाह दिलावेज पर गई और फिर दोबारा नसीम फूफो पर ठहर गई। और इसकी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। किस हैसियत से? वो हैसियत जिसमें इसकी माँ ने जाते वक्त इसे मेरे सपोर्ट किया था, और ये जिम्मेदारी मुझे किसी इंसान ने नहीं, मेरे अल्लाह ने दी है। नसीम फूफो के चेहरे पर हैरत फैल गई। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? सिकंदर की आंखें सर्द हो गई। नहीं, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, यहाँ कोई निकाह नहीं होगा। आप अभी इसी वक्त यहाँ से जाएं, और अगर मैं ना जाऊं तो बाहर खड़े अपने गार्ड को एक इशारा करूंगा, वो आपको दरवाजे तक छोड़ आएगा। नसीम फूफो ने घबरा कर इसकी आंखों में देखा। सिकंदर ने एक कदम आगे बढ़कर इंतहाई धीमे लहजे में कहा, और अगर आपने दिलावेज को दोबारा डराने या दबाव में लाने की कोशिश की तो फिर मैं ये भी नहीं देखूंगा कि आप औरत हैं या इसके खानदान की बुजुर्ग। इनके चेहरे का रंग उड़ गया। इन्होंने एक नजर दिलावेज पर डाली, फिर सिकंदर को देखा और बगैर मजीद बहस किए तेजी से कमरे से निकल गईं। कमरा खाली हुआ तो सिकंदर ने गहरी सांस ली। चंद लम्हे वो वहीं खड़ा रहा, फिर दिलावेज के करीब आया और इसके सामने जमीन पर बैठ गया। दिलावेज ने इसे देखा, आंखों में आंसू थे मगर कोई सवाल नहीं था। सिकंदर ने नरम लहजे में कहा, मेरे साथ मेरे बंगले पर चलो। वो खामोश रही। वहां मेरी माँ है, मेरे बाबा हैं, घर में बहुत से लोग हैं, तुम अकेली नहीं रहोगी। दिलावेज ने निकाह झुका ली। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम बोझ नहीं हो। सिकंदर ने फौरन जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने जाते हुए तुम्हें मेरे हवाले किया था। इनके मुझ पर बहुत एहसान है दिलावेज। शायद तुम ये नहीं जानती कि इन्होंने मुझे क्या दिया था। एक माँ जिसमें 15 साल बाद वापस पा सका, और जाते हुए वो मुझे अपनी सबसे कीमती अमानत दे गई। मैं इनकी दी हुई जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। दिलावेज की पलकें भीग गईं। सिकंदर ने नजरें झुकाकर कहा, मैं हर रोज यहाँ आता था, दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सोचता था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं, लेकिन आज वो चंद लम्हे रुका। आज इस औरत को तुम पर दबाव डालते सुना तो मैं खामोश नहीं रह सका। दिलावेज ने पहली बार उसे गौर से देखा। प्लीज मेरे साथ चलो, कम से कम कुछ दिन। तुम्हें इस वक्त किसी ऐसे मुकाम की जरूरत है जहां तुम सुकून से सांस ले सको। तुम्हारी माँ मुझ पर भरोसा करके गई है, मैं इन्हें मायूस नहीं कर सकता। दिलावेज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हे खाली नजरों से सामने देखती रही, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। सिकंदर उठ खड़ा हुआ। दिलावेज भी बिस्तर से उठी, जैसे जिस्म का इसका साथ न दे रहा हो। इस वक्त इसे वाकई किसी ऐसे मुकाम की जरूरत थी जहां वो चंद लम्हों के लिए अपने अंदर मचते शोर से बच सके। माँ के जाने के बाद इसका जहन
मुसलसल एक ही सवाल में उलझा हुआ था कि अब वो किसके सहारे रहेगी। शायद सिकंदर के साथ जाना इस सवाल का जवाब ना था, मगर कम से कम इस घर से निकलने का एक रास्ता जरूर था जहां हर तरफ इसे अपनी माँ की याद और लोगों की तल्ख आवाजें घेरे हुए थीं। सिकंदर दिलावेज को अपने बंगले में ले आया था। दोनों एक साथ लाउंज में दाखिल हुए तो सामने सोफे पर बैठे बख्तियार साहब और सरवत बेगम की निगाहें बेख्तियार इन पर जा ठहरी। एक अजनबी लड़की को सिकंदर के साथ देखकर दोनों के चेहरों पर हैरत उभरी और वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सिकंदर ने जैसे किसी को कुछ बताने की जरूरत ही महसूस न की। वो दिलावेज को लेकर सीधा आगे बढ़ने लगा, मगर दिलावेज ने बख्तियार साहब और सरवत बेगम की तरफ देखा तो रुक गए। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने तकरीबन एक साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। बख्तियार साहब ने गौर से इसे देखा, फिर पूछा, आप मिस दिलावेज हैं, स्कूल की टीचर? दिलावेज ने अदब से सर हिला दिया, जी। बख्तियार साहब के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी फैल गई। इन्होंने सिकंदर की तरफ देखा, तो यही वो टीचर हैं जिनके लिए तुमने? सिकंदर ने इनकी बात मुकम्मल होने से पहले कहा, ये अम्मा खानम की बेटी है। इसके लहजे में पहली बार ऐसी शिकस्तगी आई कि सरवत बेगम की निगाह भी फौरन इसके चेहरे पर ठहर गई। और अब ये मेरी जिम्मेदारी है। चंद लम्हों के लिए पूरा लाउंज खामोश हो गया। बख्तियार साहब ने जैसे सांस रोक ली। अम्मा खानम, सरवत बेगम के लबों से बेख्तियार निकला। सिकंदर ने नजरें झुका ली, जी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आखिरी अल्फाज कहते हुए इसकी आवाज हल्की सी लड़खड़ा गई। बख्तियार साहब और सरवत बेगम एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरों पर सवाल भी था और हैरत भी, मगर सिकंदर ने चेहरे पर ऐसी खामोश तकलीफ थी कि किसी ने मजीद कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। सिकंदर ने दिलावेज की तरफ देखा, आए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। दिलावेज ने खामोशी से सर हिलाया और इसके साथ चल दी। कमरा कुशादा, साफ सुथरा और सादा मगर नफासत से आरास्ता था। सिकंदर ने दरवाजा खोलकर इसे अंदर आने का इशारा किया। यह आपका कमरा है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो इंटरकॉम उठाकर बता दीजिएगा, जो चाहिए होगा मिल जाएगा। दिलावेज ने खामोशी से कमरे पर नजर दुराई। सिकंदर ने मजीद कहा, और अगर कोई बात करनी हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मेरा कमरा बराबर वाला है। वो मुड़कर जाने लगा तो दिलावेज ने बेख्तियार कहा, सिकंदर मीर। वो रुक गया, जी। क्या आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिकंदर ने एक लम्हे से देखा, फिर वापस आ गया। दिलावेज ने सोफे की तरफ इशारा किया, बैठे। सिकंदर ने खामोशी से सोफे पर बैठ गया। फिर इसने दिलावेज को खड़े देखा तो कहा, आप क्यों खड़ी हैं? आप भी बैठ जाएं। दिलावेज आहिस्ता से सामने वाले सोफे पर बैठ गई। चंद लम्हों तक वो अपने हाथों को देखती रही, जैसे सवाल पूछने के लिए अल्फाज जमा कर रही हो। फिर इसने निगाह उठाई, आप मेरी अम्मी को कैसे जानते थे? सिकंदर खामोश था। दिलावेज की आवाज में उलझन बढ़ गई। और मेरी माँ आखिरी वक्त में अपनी औलाद से बात करने की बजाय आपसे क्यों बात कर रही थी? वो आपको अमीर कह रही थी। आपको ऐसे देख रही थी जैसे आपको बरसों से जानती हूँ। सिकंदर की पलकें झुक गईं। दिलावेज ने एक और सवाल किया, और वो बार बार क्यों कह रही थी कि आप मुझे अपनी पनाह में ले लें? इस बात का क्या मतलब था? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, नीचे भी जब आपने मेरी माँ का नाम लिया तो आपके वालिदैन अचानक खामोश हो गए थे, जैसे वो भी मेरी माँ को जानते हो। आखिर क्या ताल्लुक था आप सबका? सिकंदर ने गहरी सांस ली, आपकी अम्मी। वो रुका, जैसे बरसों से दफन एक लफ्ज जुबान पर लाना आसान न हो। मेरी नैनी थी। दिलावेज के माथे पर शिकन उभरी। नैनी? सिकंदर ने सर हिलाया, हाँ, ये एक बहुत मामूली सा लफ्ज है दिलावेज, लेकिन मेरे लिए इसकी आवाज भरा गई। मेरे लिए वो लफ्ज नहीं था, वो मेरी पूरी कायनात थी। दिलावेज खामोशी से देखती रही। मेरी माँ के बाद जिस शख्स ने मुझे माँ की तरह मोहब्बत दी वो तुम्हारी अम्मी थी। इन्होंने मुझे खाना खिलाया, मेरे आंसू पूंछे, मुझे डांटा, मेरी जिद्दें बर्दाश्त की। मैं बीमार होता तो रात भर मेरे पास बैठी थी। मैं डरता तो मुझे अपने सीने से लगा लेती थी। इसने लम्हा भर के लिए आंखें बंद की। मुझे नहीं मालूम दुनिया में मोहब्बत की तारीफ क्या है, मगर कोई मुझसे पूछे कि मोहब्बत कैसी होती है तो मेरे जहन में सिर्फ तुम्हारी माँ का चेहरा आता है। दिलावेज के लबों से बेख्तियार निकला, फिर वो आपकी जिंदगी से कैसे चली गई? सिकंदर की आंखों में एक साया सा उतरा। इस सवाल का जवाब एक दिन दूंगा, आज नहीं। वोट खड़ा हुआ। बस इतना समझ लें कि जब वो मेरी जिंदगी से गई तो मेरे अंदर बहुत कुछ मर गया था। मैं इतना सर्द मिजाज बन गया था कि आज लोग मेरे सामने खड़े होने से पहले कई बार सोचते हैं। मुझे किसी के दुख से फर्क नहीं पड़ता था, किसी की खुशी से भी नहीं। इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, फिर पलट कर दिलावेज को देखा। लेकिन आपकी माँ ने जाते हुए जो जिम्मेदारी मुझे दी, इस पर मैं हर कीमत निभाऊंगा। ये इनका मुझ पर आखिरी हक है। दिलावेज कुछ कहना चाहती थी, मगर सिकंदर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने के बाद वो कुछ देर वहीं बैठी रही। अब इसके जहन में सवाल पहले से ज्यादा थे, मगर एक बात अब भी वाज़ह थी। वो जिस शख्स के घर में आई थी इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर इसकी माँ ने इस शख्स पर आखिरी सांस तक भरोसा किया था। शायद इसलिए पहली बार माँ के बाद जिससे अपने गिर्द मौजूद दुनिया से मुकम्मल बेयकीनी महसूस नहीं हो रही थी। एक हफ्ता मजीद गुजर चुका था और दिलावेज अब पहले से कई सबल गई थी।
गम खत्म नहीं हुआ था, बस आंसू ने आंखों के अंदर रहना सीख लिया था। इस एक हफ्ते में इसके सिकंदर से कोई खास मुलाकात नहीं हुई। वो अपने काम में मसरूफ रहता और दिलावेज भी खामोशी से अपनी जिंदगी को दोबारा मामूल पर लाने की कोशिश कर रही थी। सुबह 8 बजे वो स्कूल जाने के लिए तैयार होकर कमरे से निकली और सीढ़ियां उतरती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची। बख्तियार साहब और सरवत बेगम पहले ही नाश्ता करने बैठे थे। दिलावेज ने आगे बढ़कर अदब से कहा, अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने तकरीबन एक साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। बख्तियार साहब ने गौर से इसे देखा, फिर पूछा, आप मिस दिलावेज हैं, स्कूल की टीचर? दिलावेज ने अदब से सर हिलाया, जी। बख्तियार साहब के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी फैल गई। इन्होंने सिकंदर की तरफ देखा, तो यही है वो टीचर जिनके लिए तुमने? सिकंदर ने इनकी बात मुकम्मल होने से पहले कहा, ये अम्मा खानिम की बेटी हैं। इसके लहजे में पहली बार ऐसी शिकस्तगी आई कि सरवत बेगम की निगाह भी फौरन इसके चेहरे पर ठहर गई। और अब ये मेरी जिम्मेदारी है। चंद लम्हों के लिए पूरा लाउंज खामोश हो गया। बख्तियार साहब ने जैसे सांस रोक ली। अम्मा खानिम? सरवत बेगम के लबों से बेख्तियार निकला। सिकंदर ने नजरें झुका ली। जी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आखिरी अल्फाज कहते हुए इसकी आवाज हल्की सी लड़खड़ा गई। बख्तियार साहब और सरवत बेगम एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरों पर सवाल भी था और हैरत भी, मगर सिकंदर के चेहरे पर ऐसी खामोश तकलीफ थी कि किसी ने मजीद कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। सिकंदर ने दिलावेज की तरफ देखा, आए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। दिलावेज ने खामोशी से सर हिलाया और इसके साथ चल दी। कमरा कुशादा, साफ सुथरा और सादा मगर नफासत से आरास्ता था। सिकंदर ने दरवाजा खोलकर इसे अंदर आने का इशारा किया। यह आपका कमरा है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो इंटरकॉम उठाकर बता दीजिएगा, जो चाहिए होगा मिल जाएगा। दिलावेज ने खामोशी से कमरे पर नजर दौड़ाई। सिकंदर ने मजीद कहा, अगर कोई बात करनी है तो मुझे बुला लीजिएगा, मेरा कमरा बराबर वाला है। वो मुड़कर जाने लगा तो दिलावेज ने बेख्तियार कहा, सिकंदर मीर। वो रुक गया। जी, क्या आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिकंदर ने एक लम्हे से देखा, फिर वापस आ गया। दिलावेज ने सोफे की तरफ इशारा किया, बैठे। सिकंदर खामोशी से सोफे पर बैठ गया। फिर इसने दिलावेज को खड़े देखा तो कहा, आप क्यों खड़ी हैं? आप भी बैठ जाएं। दिलावेज आहिस्ता से सामने वाले सोफे पर बैठ गई। चंद लम्हों तक वो अपने हाथ को देखती रही, जैसे सवाल पूछने के लिए अल्फाज जमा कर रही हो। फिर इसने निगाह उठा ली। आप मेरी अम्मी को कैसे जानते थे? सिकंदर खामोश रहा। दिलावेज की आवाज में उलझन बढ़ गई। और मेरी माँ आखिरी वक्त में अपनी औलाद से बात करने की बजाय आपसे क्यों बात कर रही थी? वो आपको मीर कह रही थी और आपको ऐसे देख रही थी जैसे आप बरसों से जानती हो। सिकंदर की पलकें झुक गईं। दिलावेज ने एक और सवाल किया, और वो बार बार क्यों कह रही थी कि आप मुझे अपनी पनाह में ले लें? इस बात का क्या मतलब था? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, नीचे भी जब आप मेरी माँ का नाम लिया तो आपके वालिदैन अचानक खामोश हो गए थे, जैसे वो भी मेरी माँ को जानते हो। आखिर क्या ताल्लुक था आप सबका? सिकंदर ने गहरी सांस ली। आपकी अम्मी? वो रुका, जैसे बरसों से दफन एक लफ्ज जुबान पर लाना आसान न हो। मेरी नैनी थी। दिलावेज के माथे पर शिकन उभरी। नैनी? सिकंदर ने सर हिलाया। हाँ, ये एक बहुत मामूली सा लफ्ज है दिलावेज, लेकिन मेरे लिए इसकी आवाज भर आ गई। मेरे लिए वो लफ्ज नहीं था, वो मेरी पूरी कायनात थी। दिलावेज खामोशी से इसे देखती रही। मेरी माँ के बाद जिस शख्स ने मुझे माँ की तरह मोहब्बत दी वो तुम्हारी अम्मी थी। इन्होंने मुझे खाना खिलाया, मेरे आंसू पूंछे, मुझे डांटा, मेरी जिद्दें बर्दाश्त की। मैं बीमार होता तो रात भर मेरे पास बैठती थी, मैं डरता तो मुझे अपने सीने से लगा लेती थी। इससे लम्हा भर के लिए आंखें बंद की। मुझे नहीं मालूम दुनिया में मोहब्बत की तारीफ क्या है, मगर अगर कोई मुझसे पूछे कि मोहब्बत कैसी होती है तो मेरे जहन में सिर्फ तुम्हारी माँ का चेहरा आता है। दिलावेज के लबों से बेख्तियार निकला, फिर वो आपकी जिंदगी से कैसी चली गई? सिकंदर की आंखों में एक साया सा उतरा। इस सवाल का जवाब एक दिन दूंगा, आज नहीं। वो उठ खड़ा हुआ। बस इतना समझ लें कि जब वो मेरी जिंदगी से गई तो मेरे अंदर बहुत कुछ मर गया था। मैं इतना सर्द मिजाज बन गया कि आज लोग मेरे सामने खड़े होने से पहले कई बार सोचते हैं। मुझे किसी के दुख से फर्क नहीं पड़ता, किसी की खुशी से भी नहीं। इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, फिर पलट कर दिलावेज को देखा। लेकिन आपकी माँ ने जाते हुए जो जिम्मेदारी मुझे दी है, इसे मैं हर कीमत पर निभाऊंगा। ये इनका मुझ पर आखिरी हक है। दिलावेज कुछ कहना चाहती थी, मगर सिकंदर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने के बाद वो कुछ देर वहीं बैठी रही। इसके जहन में सवाल पहले से कई ज्यादा थे, मगर एक बात अब भी वाज़ेह थी, वो जिस शख्स के घर में आई थी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मगर इसकी माँ ने इस शख्स पर आखिरी सांस तक भरोसा किया था। शायद इसलिए पहली बार माँ के बाद इसे अपने गिर्द मौजूद दुनिया से मुकम्मल बेयकीनी महसूस नहीं हो रही थी। एक हफ्ता मजीद गुजर चुका था और दिलावेज अब पहले से कई ज्यादा संभल गई थी। गम खत्म नहीं हुआ था, बस आंसुओं ने आंखों के अंदर रहना सीख लिया था। इस एक हफ्ते में इसकी सिकंदर से कोई खास मुलाकात नहीं हुई थी और वो इसे अपने काम में मसरूफ रहता, और दिलावेज भी खामोशी से अपनी जिंदगी को दोबारा मामूल पर लाने की कोशिश कर रही थी। सुबह 8 बजे वो स्कूल जाने के लिए तैयार होकर कमरे से निकली और सीढ़ियां उतरती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची। बख्तियार साहब और सरवत बेगम पहले नाश्ता करने बैठे थे। दिलावेज ने आगे बढ़कर अदब से कहा, अस्सलाम वालेकुम।
बख्तियार साहब फौरन अपनी जगह से उठे, इसके सर पर शफकत से हाथ रखा और बोले, वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। दिलावेज ने मुस्कुराकर माजरत की, नहीं अंकल, मुझे काफी देर हो चुकी है, स्कूल के लिए निकलना है। वो भी पलटने वाली थी कि एक लम्हे सिकंदर मीर डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। इसकी निगाह दिलावेज पर पड़ी तो कदम वहीं रुक गए। आप कहाँ जा रही हैं? दिलावेज ने पर्स का पट्टा कंधे पर दुरुस्त करते हुए कहा, स्कूल। क्यों? वो जैसे वाकई इसके जवाब पर हैरान था। मेरी क्लास के बच्चों का काफी नुकसान हो चुका था, एक हफ्ता छुट्टी हो गई है, मुझे सब कवर करना है। सिकंदर ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, इस स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको किसी अच्छे स्कूल में नौकरी दिलवा दूंगा। दिलावेज ने फौरन नफी में सर हिलाया, मुझे अपने स्कूल में काम करना पसंद है, मैं वहां खुश हूँ, मुझे कहीं और नहीं जाना। सिकंदर ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे कि बख्तियार साहब ने नाश्ता करते हुए बेसाख्ता पूछा, और तुम आज मीटिंग में आ रहे हो? सिकंदर ने फौरन इनकी तरफ देखा, क्यों? दुरानी इंडस्ट्री की मीटिंग है। तो बख्तियार साहब ने इत्मीनान से कहा, तो तुम आओगे? सिकंदर ने तंजिया अंदाज में कहा, मैं क्यों आऊं? आप खान कंस्ट्रक्शन की मीटिंग में आए थे। बख्तियार साहब ने नजरें उठाई, वो मीटिंग सिर्फ मेरे फायदे के लिए नहीं थी सिकंदर, इससे इन गरीब बस्ती वालों को फायदा होना है जिनके लिए मैं मंसूबा कर रहा हूँ। सिकंदर का लहजा सख्त हो गया, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, बख्तियार साहब मुझसे मुखातिब कम हुआ करें। दिलावेज जो खुदाफिज करने का इरादा रखती, इसके आखिरी जुमले पर ठटकी। इसने पलट कर सिकंदर को देखा, शर्म आनी चाहिए आपको अपने बाप से इस लहजे में बात करते हुए। सिकंदर की निगाह फौरन इस पर गई, और ये कि बख्तियार साहब बोल रहे थे, वो आपके बाबा हैं, बाबा कहकर मुखातिब करें। सिकंदर ने हैरत से देखा, दिलावेज, आपको नहीं पता हमारे ताल्लुक के बारे में? मुझे ताल्लुक की पूरी कहानी नहीं मालूम, मगर इतना मालूम है कि वो आपके वालिद हैं। इसने बख्तियार साहब की तरफ देखा, फिर दोबारा सिकंदर को मुखातिब किया, और अगर आपने इनसे माफी नहीं मांगी तो मैं भी स्कूल जाने की बजाय अपने पुराने घर चली जाऊंगी, फिर यहाँ वापस नहीं आऊंगी। सिकंदर के चेहरे पर नागवारी उभरी, ये कैसी अजीब जिद है? मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको हमारे ताल्लुक के बारे में कुछ नहीं मालूम। दिलावेज ने दो टोक जवाब दिया, ताल्लुक जैसा भी हो वो बाबा है। माफी मांगे। सरवत बेगम के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई, जबकि बख्तियार साहब ने भी अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए फौरन नजरें झुका ली। शायद आज पहली बार सिकंदर मीर को किसी के सामने बेबस देखा जा रहा था। सिकंदर ने पहले दिलावेज को देखा, फिर बख्तियार साहब की तरफ नजरें घुमाई। बख्तियार साहब ने फौरन चेहरा संजीदा कर लिया, जैसे इन्हें इस मामले से कोई दिलचस्पी ना हो। सिकंदर चंद लम्हे इन्हें घूरता रहा, फिर दांत भींचकर बोला, सॉरी बाबा। आखिरी लफ्ज पर इसने खासा जोर दिया था। बख्तियार साहब के चेहरे पर दबी हुई मुस्कुराहट लौट आई। हाँ ठीक है, सिकंदर ने फौरन कहा, मैं मीटिंग में आ जाऊंगा। ये हुई ना बात, बख्तियार साहब ने इत्मीनान से कहा। सिकंदर ने एक नजर दिलावेज पर डाली और बोला, आप मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं आपको इस तरह अकेले स्कूल नहीं जाने दूंगा, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। दिलावेज ने फौरन इनकार किया, इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों के घर रह रही हूँ, इतना काफी है, मुझे अपने काम के लिए किसी और पर इन्हिसार नहीं करना। दिलावेज, नहीं सिकंदर, मैं चली जाऊंगी। वो मजीद बहस किए बगैर अपना पर्स संभालती हुई बाहर निकल गई। सिकंदर चंद में दरवाजे की तरफ देखता रहा, फिर जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। आज से मिस दिलावेज के साथ 2 गाड़ियां रहेंगी और जिस रास्ते से जाए इसके साथ रहना। दूसरी तरफ से जवाब आया तो इसने सख्त लहजे में कहा, और जब तक वो स्कूल के अंदर दाखिल ना हो जाए कोई शख्स इससे फासले पर भी नहीं हटेगा, समझ गए? फोन बंद करते इसकी निगाह एक बार फिर इसी दरवाजे पर जा ठहरी जिसे दिलावेज अभी निकली थी, जबकि बख्तियार साहब और सरवत बेगम मुतमईन हो गए, इनके बेटे को सीधा करने वाली आ गई है। रात काफी गुजर चुकी थी। दिलावेज अपने कमरे में बैठी अगले दिन के असबाक और शेड्यूल पर नजर डाल रही थी। मेज पर किताबें खुली थी और वो आज क्लास में पढ़ाए गए मौजूआत को दोबारा देख रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इससे सर उठाया, कौन? बाहर से सिकंदर की आवाज आई, मैं हूँ सिकंदर। जी, अंदर आ सकता हूँ? चल लम्हे खामोशी रही, फिर इसने कहा, जी आ जाए। दरवाजा खुला और सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। इसने पहले दिलावेज को देखा, फिर इजाजत मिलने पर करीब आकर सोफे पर बैठ गया। दिलावेज ने किताब बंद कर दी, कोई जरूरी बात है? सिकंदर ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर पूछा, आज का दिन कैसा रहा आपका? ठीक रहा, वो हल्का सा मुस्कुराई। और आप मीटिंग में गए थे? सिकंदर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जी गया था, और कामयाब भी रही। फिर यहाँ कैसे आना हुआ? इस सवाल पर इसकी मुस्कुराहट मान पड़ गई। चल हमें वो खामोश बैठा रहा जैसे अपने अंदर इल्फाज तरतीब दे रहा हो। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सच कहूं तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं, मगर मैं चाहता हूं कि ये बात आज ही हो जाए। दिलावेज संजीदा होकर इसे देखने लगी। आपकी वालदा ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैं इस जिम्मेदारी को सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं बाकायदा तौर पर अपनाना चाहता हूँ। दिलावेज की पेशानी पर हल्की सी शिकन आई, क्या मतलब? सिकंदर ने गहरी सांस ली, मेरा मतलब ये है कि वो एक लम्हे को रुक गया, फिर साफ लफ्जों में बोला, मैं आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद इसने आहिस्ता से कहा, मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश यही थी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। सिकंदर खामोशी से इसे देखता रहा। आप मेरी अम्मी से इतने जज्बाती तौर पर करीब क्यों थे?
आपका इनसे ऐसा क्या ताल्लुक था कि आप इनके माजी में ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको इतना बदल दिया? सिकंदर ने नजरें झुका ली। इसने गहरी सांस ली थी और धीमी आवाज में बोला, मेरे बाबा बहुत सख्त इंसान थे। इसकी आवाज में बरसों पुराना दुख उतर आया। और अम्मी भी। शायद इन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि बच्चे को सिर्फ पालना काफी नहीं होता, इसे संभालना भी पड़ता है। बच्चा गलतियां करता है, शरारतें करता है, इसे डांट कर समझाया जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। मैं कोई गलती करता था तो मुझे एक ऐसे कमरे में बंद कर देते थे जहां ना रोशनी होती थी ना पंखा, मुकम्मल अंधेरा। दिलावेश खामोशी से सुनती रही। और तुम्हारी अम्मी? सिकंदर के लबों पर एक मदम सी मुस्कुराहट आई। वो हमेशा मुझे वहां से निकाल लेती, मुझे अपनी बाहों में छुपा लेती, मेरे बाल सहलाती और कहती, मेरे मीर डरो नहीं, मैं हूं ना। बाबा को गुस्सा आता था तो दिन तक मेरा खाना बंद कर देते थे। इन्हें लगता था मैं भूखा रह रहा हूं, मगर मैं कभी भूखा नहीं रहा। इनकी आवाज भर गई। तुम्हारी माँ अपनी रोटी में से आधी बचाकर मेरे हाथ में रख देती तो मैं खुद कम खाती, मगर मुझे कभी खाली पेट नहीं सोने दिया। दिलावेश की आंखें नम हो गई। सिकंदर ने कुछ लम्हे खामोश रहकर कहा, और अक्सर एक बात कहती थी, मेरी एक बेटी है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम इसका ख्याल रखना। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन वो मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी इस सूरत में देकर जाएंगी कि खुद इस दुनिया में नहीं होंगी। आखिरी लफ्ज के साथ इसकी आवाज टूट गई। वो नजरें चुरा गया, मगर आंसू छुप ना सके। दिलावेज ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और इसका हाथ थाम लिया। सिकंदर ने चौंक कर इसे देखा। वो धीमी आवाज में बोली, इसलिए इस दिन जब मैंने आपसे तंगदस्ती की बात की थी, आपकी आंखों में एक अक्स लहराया था। सिकंदर ने नम आंखों से इसे देखा। तुमने वो देख लिया था? दिलावेज ने सर हिला दिया। जी। चला में दोनों खामोश रहे। फिर सिकंदर ने बहुत धीमे लहजे में पूछा, क्या तुम शादी के लिए राजी हो? दिलावेज ने इसकी आंखों में देखा। इस बार इसके लहजे में न कोई रोब था, न हुक्म, सिर्फ एक खामोशी सी उम्मीद थी। दिलावेज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। जी, मैं राजी हूँ। सिकंदर ने जैसे सांस रोक ली। वो बोली, बल्कि शायद मैं खुद भी आपसे ये बात कहना चाहती थी। मेरी माँ की ये आखिरी ख्वाहिश थी, और मैं इनकी आखिरी ख्वाहिश को अपने लिए बोझ नहीं, इनकी मोहब्बत की आखिरी निशानी समझती हूँ। सिकंदर की आंखें फिर नम हो गईं। दिलावेज वो बस इतना कह सका। फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। दिलावेज ने सर झुका लिया। शुक्रिया मुझे कहना चाहिए। मेरी माँ ने जाते हुए मुझे तन्हा नहीं छोड़ा था। इन्होंने पहले ही मेरे लिए एक ऐसा हाथ चुन लिया था जिस पर वो खुद सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, जबकि वो पुरसकून होकर आंखें बंद करके गया। बेशक अल्लाह के फैसले निराले हैं।